हेलो डियर एस्पिरेंट। चलिए आज जो है कंप्यूटर का अगला जो एनालिसिस वीडियो है मैं अपलोड करूंगा आज, ठीक है। उसके रिकॉर्डिंग आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि यूट्यूब तक तो हमने लास्ट क्लास में देखा, ठीक है। आपको एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ, अगर आप मंडी सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आप मेरा एक बात विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे। आप जो है ना एक्सेल को बहुत अच्छे से पढ़े, ठीक है। एक्सेल से आप हर बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, एक्सेल को बहुत अच्छे से पढ़े, ठीक है। उसके जितने भी फार्मूलाज वगैरह उसको भी पढ़े, जो मेथड है इस चीज़ को उसमें अप्लाई करने का उसको बहुत अच्छे से पढ़े, रोज़ कॉलम को बहुत पढ़े, ठीक है। जितना भी उसमें सेक्शन बना हुआ रहता है, ठीक है, जिसका भी मेन्यू है उस सब मेन्यू को अच्छे से पढ़े, क्योंकि वहाँ से लगातार आपको क्वेश्चन देखने, एक वो हो गया। दूसरा, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन देखने को मिलेगा बार-बार, ठीक है। और एक प्रिंटर से देखने को मिलेगा, इनपुट-आउटपुट से देखने को मिलता है, ये सामान्य है। बट आप फँसेंगे कहाँ? एक्सेल में आप फँसेंगे, क्योंकि एक्सेल का अगर अच्छे से नॉलेज नहीं होगा, डीपली नॉलेज नहीं होगा, तो आप वहाँ फँसेंगे, ठीक है। एक्सेल एक फँसाने वाला है। वैसे ही आपको एमएस वर्ड फँसाएगा, क्योंकि एमएस वर्ड हम सामान्य कुछ-कुछ फंक्शन को ही यूज़ करते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में एग्ज़ामिनर को मालूम है, ठीक है, कि कहाँ से क्वेश्चन अच्छा से बनाया जा सकता है जिसमें बच्चे फँसेंगे। तो एक वो चीज़ हो गया। खासकर अभी अगर आप देखेंगे क्वेश्चन के पैटर्न को, तो मेरे को एक चीज़ समझ आया। मैं 7 से 8 पेपर का एनालिसिस किया हूँ, तो मेरे को एक चीज़ एकदम क्लियर हो गया कि पेपर जो है आसान तो रहता है, लेकिन ऐसे फँसाता है कि आपको 2 ऑप्शन हमेशा फँसा के रखेगा, ठीक है। और खासकर एक्सेल का क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, अगर आप ठीक से नहीं मालूम वहाँ गलती करेंगे, किसी चीज़ का अकाउंट जब ओपन करना हो तो वहाँ के प्रोसेस में आप गलती करेंगे, ठीक है। एक वहाँ एक संभावना बनती है गलती करने का, ठीक है। अगर आप बात करें, कोई भी ऐप अगर लॉन्च होता है गवर्नमेंट का, उस ऐप से क्वेश्चन पूछा गया है। जितने बार आप देख लीजिए कोई भी ऐप लॉन्च हुआ है, जो सबके काम का ऐप है, ठीक है? तो वहाँ से क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है। तो अभी आपको मालूम है कि रिसेंटली अब हाल ही में जो है एक किसी ऐप को लेकर चर्चा था, मैं नाम भूल रहा हूँ अभी, उसको भी बताऊँगा मैं आगे, खैर इंक्लूड है उसमें, है ना? आपके एनालिसिस वीडियो में। ठीक है। तो क्या होता है, किसी ऐप को जब लॉन्च करता है गवर्नमेंट, ठीक है, अगर काम की चीज़ें हैं जिससे गवर्नमेंट को लगता है कि इसका बेनिफिट है, तो उसको जैसे उस समय आया था, एक आया था आपका आरोग्य सेतु ऐप आया था, ठीक है। उसके बाद आया था अपार ऐप आया था, ठीक है। और उसके बाद यूपीआई को बार-बार पूछा गया था। तो इस प्रकार से कई ऐप है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है जिसको एग्ज़ामिनर पूछा है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, कोई भी ऐप अगर गवर्नमेंट का लॉन्च होता है रिसेंटली, पर ज़रूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, अगर हम बात करते हैं सीपीयू, सीपीयू क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, मन मस्तिष्क होता है। कंप्यूटर इसके बिना काम नहीं कर सकता, है ना? बहुत ही इम्पोर्टेंस रोल प्ले करता है ये कंप्यूटर, कि ये नहीं रहेगा तो कंप्यूटर किसी काम का नहीं है। ये बात तो आप मान के चलिए कि दिमाग ही नहीं रहेगा तो कंप्यूटर क्या काम करेगा, है ना? इतना बात तो आप भी जानते हैं, ठीक है? क्योंकि उसका वो तो चल ही नहीं पाएगा। तो सीपीयू को, है ना, कंप्यूटर का प्रोसेसर भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इस लाइन को पूछा गया था, कंप्यूटर का प्रोसेसर क्या, है ना? कंप्यूटर का प्रोसेसर या सीपीयू क्या कहलाता है? कंप्यूटर का प्रोसेसर कहलाता है, सीपीयू कहलाता है, ठीक है? याद रखें, तो कंप्यूटर सीपीयू को ही कंप्यूटर का प्रोसेसर कहते हैं, इसको कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं, याद रखिएगा, इसी को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है बार-बार। सीपीयू एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है, ध्यान रखिएगा, सीपीयू क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है, ठीक है? जो यूज़र के द्वारा दिए गए निर्देशों को प्रोसेस करता है और कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। याद रखिएगा, सीपीयू क्या करता है? सीपीयू के अंदर कई पार्ट्स होते हैं, ठीक है? उसमें एक होता है आपका एएलयू होता है, एक होता है सीयू होता है, एक होता है एबीयू होता है। तो एएलयू क्या होता है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, ठीक है? वो गणना का काम करेगा। क सीयू होता है, वो कंट्रोल यूनिट होता है, जो सभी चीज़ों को जो है नियंत्रित करके रखता है। उसके बाद अगर हम बात करें, एमयू होता है, एमयू क्या करता है? मेमोरी यूनिट होता है, मतलब स्टोरेज का काम वो करके रखता है, ठीक है? तो आप ध्यान रखिएगा, तो सीपीयू के कई पार्ट्स होते हैं जिसको डिटेल में हम पढ़ेंगे। यह कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर स्थित होता है। याद रखिए, सीपीयू किसमें होता है? कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर होता है। कंप्यूटर में एक बोर्ड होता है ना? जिसमें सभी इनपुट-आउटपुट जो डिवाइसेज़ हैं, वो एक-दूसरे से जुड़े रहते हैं, ठीक है? कहने का मतलब है कि जो मदरबोर्ड होता है, मतलब मदर से नाम समझ आया, माँ, ठीक है? माँ जो है सबको जोड़ के रखती है, ठीक है? पूरे परिवार को जोड़ के रखती है। उसी प्रकार जो है, यहाँ मदरबोर्ड क्या करता है? जितना भी पार्ट्स होता है कंप्यूटर का, सबको जो है जोड़ने का काम कौन करते हैं? मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड पे ही सब चीज़ मतलब उपस्थित होता है। जैसे आपका सीपीयू हो गया, आपका मेमोरी हो गया, ठीक है, आपका रैम हो गया, ठीक है, आपका रोम हो गया, सीमोस हो गया, ठीक है। उसके अलावा जितने भी स्लॉट्स है सब उसी में ही रहता है, ठीक है। यूएसबी स्लॉट वगैरह आप जानते हैं, यूएसबी पिन वगैरह जो रहता है, हब वगैरह सब उसी में जो है इंटीग्रेटेड रहता है, ठीक है। सीपीयू में 10 करोड़ से अधिक जो है ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। क्या होते हैं? 10 करोड़ से अधिक ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, ध्यान रखिएगा। सीपीयू का आविष्कार फ्रेडरिक फॉगिंग के द्वारा किया गया था, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पढ़ेंगे आप, सबसे पहले पढ़ते हैं कि इंटेल द्वारा 1971 में सीपीयू एमी हॉप, है ना?
इमी हाफ के द्वारा बनाया गया था। बहुत अच्छे से इसको आप पढ़े होंगे, ठीक है? लेकिन याद रखिएगा इंटेल ने जब उसको लॉन्च किया था 1971 में तब एमी हॉप लाया था। लेकिन सीपीयू का एक्चुअल आविष्कारक कौन है? फेडरिको फॉगिन। इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रोसेसर है ना, इंटेल का जो 4004 प्रोसेसर आया था 1971 में, ठीक है? उसको बोला गया था, है ना, कि पहला प्रोसेसर और एमी हाफ के द्वारा बनाया गया था। इस बात को ध्यान, वो अलग चीज़ है। वो बहुत अलग चीज़ है। अलग क्यों है? क्योंकि सीपीयू का आविष्कार करना अलग बात है, आविष्कारक था फेडरिको फॉगिन। उसके बाद उसको इंटेल ने यूज़ किया और इंटेल ने अपना पहला प्रोसेसर लाया 4004 1971 में, जिसको बोलते हैं एमी एमी हॉप के द्वारा, ठीक है? उसको पहला प्रोसेसर माना जाता है, तो आप उसको पढ़े होंगे, ठीक है? लेकिन आप इस चीज़ को नहीं पढ़े होंगे, है ना? तो सीपीयू का आविष्कारक कौन है? फेडरिको फॉगिन। इसको ध्यान रखिएगा। ये आपको मैं बोल सकता हूँ अभी किसी किताब में देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है? मिल जाए तो अच्छी बात है, बट मैं जो पढ़ा हूँ, जिस किताब की बात कर रहा हूँ, उसमें तो नहीं मिलेगा भाई। फिलहाल तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो कुछ बातें मैं जो एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, उसको रखिएगा ध्यान में। बहुत है, क्योंकि कंप्यूटर ऐसे क्वेश्चन में फँसा सकता है आपको, ठीक है? क्योंकि आप पढ़ते अलग हैं, एमी हाफ पढ़े होंगे, ठीक वही लगा के आएँगे, और सीपीयू का आविष्कार एक्चुअल में कौन है? फेडरिको फॉगिन है। इंटेल के द्वारा उसको यूज़ किया गया था 1971 में, इंटेल 4004 प्रोसेसर, ठीक है? एमी हाफ के द्वारा, ध्यान रखिएगा, ठीक है? सीपीयू के भाग है, एक होता है कंट्रोल यूनिट, एक होता है मेमोरी यूनिट, एक होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है? अरिथमेटिकल नहीं होता, इसको भी विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ये होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक मतलब जो गणितीय और तार्किक क्रियाएँ करता है, उसको बोलते हैं अरिथमेटिक, है ना? मतलब जे घो इसमें क्या होता है, एलयू में एक होता है गणितीय क्रियाएँ और दूसरा होता है तार्किक क्रियाएँ, दोनों को ध्यान में रखिएगा, ठीक है? उसके बाद अगर हम बात करें सर्च इंजन से भी कई बार क्वेश्चन बना है, ठीक है? तो कौन-कौन से सर्च इंजन है, उसको भी ध्यान रखिएगा। जो फेमस सर्च इंजन है, जो बंद हो चुका है, ठीक है? जो बहुत फेमस था, बंद हो चुका है, ऐसे सर्च इंजन को भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सर्च इंजन से बार-बार क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट है। 1 मिनट इसको मैं बताता हूँ, ताकि आपको जो है वर्ड एकदम क्लियर विज़िबल हो, ठीक है? चलिए, तो अब ध्यान रखिएगा, तो सर्च इंजन से क्वेश्चन बनता है, ठीक है? ख़ासकर अल्टा विस्टा बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, अल्टा विस्टा से क्वेश्चन आता ही आता है। बहुत बार पूछा गया है अल्टा विस्टा को, ठीक है? बंद हो चुका है, याहू 2003 में उसका पैरेंट कंपनी 2013 में अंतिम रूप से बंद कर दिया, है ना? और जो है याहू उसका जो है पैरेंट कंपनी थी, ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो एक यहाँ से सर्च इंजन से क्वेश्चन बनेगा और एक यूट्यूब से क्वेश्चन बनेगा। बार-बार यूट्यूब से क्वेश्चन बनेगा। अब तो और चांस है यूट्यूब से क्वेश्चन बनने का, क्योंकि आप जानते हैं यूट्यूब की नई-नई पॉलिसी आ रही है, ठीक है? सरकार भी यूट्यूब के कुछ रवैये से जो है सख्त होते जा रहा है, ठीक है? एआई का चलन बहुत बढ़ चुका है, जिसमें सरकार के प्रति, है ना, बिना अपना फेस दिखाए, है ना, कोई भी व्यक्ति जो है अपना फेस दिखाए, जो एआई की मदद से सरकार की आलोचना करता है, सरकार उसके ऊपर जो है कड़ी कार्रवाई कर रहा है। कहीं न कहीं यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, यूट्यूब की पॉलिसी को लेके भी क्वेश्चन बन सकता है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो यू गूगल में विशिष्ट कीवर्ड का उपयोग करके शैक्षणिक लेख जोड़ना, ठीक है? गूगल में विशिष्ट कीवर्ड का उपयोग करके शैक्षणिक लेख खोजना होता है, जोड़ना होता है, समझना होता है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है? अब विशिष्ट कीवर्ड क्या होता है? विशिष्ट कीवर्ड कहने का मतलब है, जैसे मान लो आपको किसी टॉपिक पर रिसर्च करना है, यूट्यूब में आप चाहते हैं कि मुझे इसी टॉपिक से रिलेटेड सब जो है क्या मिले, वीडियोज़ वगैरह मिले। जैसे मान लो आप मेरा हिस्ट्री खोजते हैं, छत्तीसगढ़ का हिस्ट्री, ठीक है? बाय तुकेश वर्मा, तो आपको मिलेगा, या सीजी व्यापम एस्पिरेंट के नाम से आप सीजी हिस्ट्री अगर मैराथन वीडियो खोजेंगे 13-14 घंटे, तो आपको मिलेगा। लेकिन आप उसमें इन्वर्टेड कॉमा में करके लिख देंगे, है ना? ब्रैकेट में करके या इन्वर्टेड कॉमा में करके लिखेंगे, तो आपको स्पेसिफिक वही वीडियो दिखाएगा, जैसा आप खोजे हैं। उसी प्रकार का वीडियो सेम टू सेम दिखाएगा, कोई अदर वीडियो नहीं दिखाएगा। जैसे आप मेरा केवल लिख देंगे सीजी हिस्ट्री या बाय तुकेश वर्मा करके, तो मेरा वीडियो दिखाएगा। साथ ही अन्य व्यक्ति के ऐसे वीडियो रिलेटेड भी हो सकते हैं, इंडियन का जीएस का या इंडियन हिस्ट्री का भी आपको वीडियो दिखा दे, ठीक है? लेकिन आप जो है उसको क्या करेंगे, विशेष कीवर्ड डालेंगे, तो वही चीज़ जो आप सर्च करना चाहते हैं, जैसे वीडियो रूप में सर्च करना है तो वीडियो दिखाएँगे, है ना, गूगल में। आप जो है पीडीएफ रूप में सर्च करना चाहते हैं तो आपको पीडीएफ में दिखाएगा, ठीक है? आप उसी को अन्य कोई फॉर्मेट में सर्च करना चाहते हैं तो उसी फॉर्मेट में दिखाएगा। उसी प्रकार का जो कंटेंट है उसी को दिखाता है, ठीक है? तो याद रखिएगा, तो विशिष्ट कीवर्ड बोलते हैं, कीबोर्ड बोलता हूँ, विशिष्ट कीवर्ड का उपयोग किया जाता है। यह जानकारी प्राप्त करने का सही तरीका होता है। विशिष्ट कीवर्ड्स खोज परिणामों को अधिक सटीक बनाते हैं। देखो जैसे बताया ना, अधिक सटीक, आप वीडियो खोजेंगे, लिख देंगे वीडियो करके वीडियो ही आएगा, आप पीडीएफ बोलेंगे तो पीडीएफ आएगा, ठीक है? यूट्यूब का फ़िल्टर लगाकर प्रासंगिक वीडियो को खोजना, फ़िल्टर लगा के आप सर्च कर सकते हैं, डेट वाइज़ भी सर्च कर सकते हैं, नाम वाइज़ भी सर्च कर सकते हैं, चैनल वाइज़ भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है? या किसी ऑथराइज़्ड जो कंटेंट राइटर है उसके द्वारा भी आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है? तो इस प्रकार जो है आप सर्च करने का काम कर सकते हैं। यूट्यूब फ़िल्टर जैसे अपलोड तिथि, अपलोड की अवधि के अनुसार भी आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है? मैराथन क्लास बोलेंगे, पूरा मैराथन वाला ही क्लास दिखाएगा आपको। सर्च इंजन को उद्धरण चिह्न का उपयोग करके सटीक वाक्यांश का
परिणाम प्राप्त किया जा सकता है या किया जाता है। याद रखिएगा, आप इन्वर्टेड कॉमा करके लिखेंगे तो सटीक आपको मिलेगा, ठीक है? यह जो है उन्नत खोज तकनीक है, याद रखेंगे यह एडवांस जो है सर्च टेक्निक है, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन्वर्टेड कॉमा में करके किसी चीज़ को लिखेंगे तो आपको केवल वही चीज़, मतलब केवल कहने का मतलब है सबसे पहले उसी प्रकार की वीडियो दिखाया जाएगा जो आप चाहते हैं। उसके बाद कॉपीराइट जाकर यूट्यूब में जो है वीडियो अपलोड किया जाता है, आप जानते नहीं तो कॉपीराइट स्ट्राइक आता है आजकल, ये नियम है यूट्यूब का। अगर आप किसी का गाने को, है ना, किसी का सॉन्ग को, बॉलीवुड सॉन्ग को, या मान लो किसी का कंटेंट जो है आप कॉपी पेस्ट करके डालते हैं तो कहीं न कहीं आपको स्ट्राइक मिलेगा। स्ट्राइक मिलेगा मतलब ये जो है यूट्यूब के पॉलिसी के खिलाफ है और कहीं न कहीं आपका चैनल बैन कर दिया जाता है, ठीक है? तो बहुत सारे अभी एआई वीडियो है, लोगों के द्वारा बनाया जा रहा है, ठीक है? जिसमें पूरा सभी चीज़ को एआई के माध्यम से, मतलब उसका खुद का रोल कुछ नहीं होता, वो जो है एआई से जो है पूरा कंटेंट लिखाते हैं, लिखवाने के बाद उसका वीडियो बना देते हैं, अपलोड कर रहे हैं, ठीक है? ऐसे कई चैनल्स जो है अभी डिलीट हो रहे हैं, आपको मालूम है, ठीक है? लगभग 35 से 36 चैनल जो बड़े-बड़े यूट्यूबर के चैनल है, जिसमें 40 लाख, 45 लाख सब्सक्राइबर थे, ऐसे चैनल जो है अब जो है डिलीट होते जा रहे हैं, क्योंकि ये जो है यूट्यूब के पॉलिसी के खिलाफ होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है? उसके अलावा साइबर अपराध क्या होता है, इसको साइबर अपराध से भी कई क्वेश्चन बने हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, तो साइबर अपराध को ध्यान रखिएगा। इसके कुछ बातें हैं जिसको आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, कोई प्रकार है उसको भी ध्यान रखना है। जैसे ऐसे अपराध जो कंप्यूटर, इंटरनेट या मोबाइल टेक्नोलॉजी का उपयोग करके व्यक्तियों, कंपनियों या संस्थानों के प्रति किए जाते हैं, याद रखिएगा। तो ये जो है कंप्यूटर, इंटरनेट का उपयोग करके, मोबाइल टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ऐसे अपराध जो है किए जाते हैं, ठीक है? इसमें शामिल होता है हैकिंग, फिशिंग, पहचान की चोरी, रैनसमवेयर और मालवेयर हमले जो है इसमें शामिल होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है? इस प्रकार के हमले जो इसमें शामिल किए जाते हैं, ठीक? तो विशेष रूप से ध्यान रखेंगे आप इन सब बातों को। तो इसमें क्या कहता है, हैकिंग आता है, कंप्यूटर को हैक करना, फिशिंग करना, पकड़ना, है ना? उसके बाद चोरी करना, रैनसमवेयर, मालवेयर, इसको नाम को याद रखिएगा। अब साइबर अपराध के कुछ प्रकार हैं, जैसे ईमेल घोटाला करना, फिशिंग योजनाएँ जिनमें धोखेबाज असली ब्रांडों की नकल करते हैं, ठीक है? मतलब आपको ऐसा लगेगा कि यही जो है असली है, लेकिन एक्चुअल में वो असली होता नहीं है, ठीक है? तो इस प्रकार से जो है क्या करते हैं, आप उसके योजना में फँस जाते हैं और उसके बाद जो अपना पैसा जो है वेस्ट कर देते हैं, ठीक है? उसके बाद सोशल मीडिया धोखाधड़ी जैसे कैट फिशिंग हो गया, बैंकिंग धोखाधड़ी हो जाता है, क्रेडिट कार्ड का धोखाधड़ी बहुत प्रचलन में है, एटीएम, स्कीमिंग, ऑनलाइन बैंकिंग वगैरह, ठगी वगैरह करना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है? उसके बाद ई-कॉमर्स मतलब शॉपिंग वगैरह से धोखाधड़ी होता है। मालवेयर क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर होता है, याद रखिएगा। ये सॉफ्टवेयर इसलिए बना जाता है कि किसी कंप्यूटर को जो है नुकसान पहुँचाया जाए। तो इस कारण से जो है ऐसे सॉफ्टवेयर का निर्माण किया जाता है, ठीक है? तो यह एक सॉफ्टवेयर है जिसमें सिस्टम में वायरस, ट्रोजन या स्पाईवेयर, ठीक है, डालकर कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुँचाया जाता है, ठीक है? याद रखिएगा, ट्रोजन वॉर्स हॉर्स वायरस, ठीक है? ठीक है? और ये वायरस हो गया। स्पाईवेयर क्या होता है? जो आपके कंप्यूटर पर नज़र बना के रखता है, ठीक है? और कंप्यूटर को नुकसान पहुँचाता है। उसके बाद रैनसमवेयर के बारे में बात करते हैं। ठीक है? तो रैनसमवेयर क्या होता है? यह मैलवेयर हमला होता है, मतलब ये जो है वायरस का एक हमला है। यह महत्वपूर्ण डाटा को एन्क्रिप्ट कर देता है, मतलब लॉक कर देता है और आपसे पैसे माँगता है। पैसे माँगने पर ही क्या बोला जाता है कि ये ओपन होगा करके, ठीक है? रैनसमवेयर के सबसे चर्चित मामलों में कोस्टा रिका की सरकार थी। याद रखिएगा, कोस्टा रिका सरकार की जितने भी गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट थे सबको जो है क्या कर दिया था, रैनसमवेयर जो है एन्क्रिप्ट कर दिया था, ठीक है? और अपराधी जो है उससे गवर्नमेंट से पैसा माँग रहा था कि आप जो है पैसा देंगे तभी जो है ये ओपन होगा। को एन्क्रिप्ट कर देते हैं कोई पासवर्ड लगा के, ठीक है, हमला करने वाला। उसके बाद साइबर जासूसी होता है, कंप्यूटर वायरस है, डेटा उल्लंघन है, ठीक है? डीडोस डिनायल ऑफ सर्विस होता है डीडोस, है ना? अत्यधिक ट्रैफिक से जो है आपके कंप्यूटर को भर देगा, फिर वेबसाइट वगैरह जो है ओपन नहीं होता है, ठीक है? सॉफ्टवेयर चोरी का मामला है, ठीक है? फिशिंग घोटाले हैं, याद रखें। तो ये सब जो है प्रकार है, कुछ प्रकार हैं सॉफ्टवेयर साइबर अपराध के, तो इन प्रकारों का कम से कम नाम याद रखने, ठीक है? आपको डिटेल में याद नहीं रखना है, नाम कम से कम याद होने चाहिए कि ये जो है, ये जो प्रकार होता है, ये कहलाता है आपका क्या कहलाता है आपका साइबर अपराध, क्योंकि इसको पूछा जाता है निम्न में से साइबर अपराध है। तो आपको ये तो कम से कम पता होना चाहिए, तभी तो समझ आएगा कि ये साइबर अपराध है कि नहीं, ठीक है? आपको मान लो ऐसा नाम दे दिया जो कभी पढ़े नहीं है, जैसे मान लो कैट फिशिंग दे दिया, कैट फिशिंग अभी कभी पढ़े नहीं है मान लो, तो आप नहीं जान पाएँगे कि ये कंप्यूटर का ही एक अंग होता है, मतलब एक प्रकार का अपराध है कंप्यूटर से रिलेटेड वाला, ठीक है? ध्यान रखिएगा, ठीक? चलिए, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद पेन ड्राइव में फ़ाइल ट्रांसफ़र करने की विधि, पेन ड्राइव में जो है फ़ाइल ट्रांसफ़र करने की विधि क्या होता है? आप जानते हैं सबसे पहले क्या करेंगे, आप यूएसबी पोर्ट होगा, उस यूएसबी पोर्ट में अपने जैसे आपका मोबाइल है, आप मोबाइल से आपको समझा देता हूँ। आपके मोबाइल में सी टाइप जो है पोर्ट बना हुआ है, सी टाइप। उसमें आप क्या करेंगे, यूएसबी लगाना होगा, तो आप उस पोर्ट में जो है एक सी कनेक्टर लेंगे, सी टाइप कनेक्टर, फिर यूएसबीज़ को सी टाइप कनेक्टर में लगाएँगे, फिर उसके सहारे से जो है आपके सी टाइप पोर्ट में जो है अपने यूएसबीज़ को आप लगाएँगे।
फिर आप क्या करेंगे, कोई भी फाइल ट्रांसफ़र करना है तो आपको फाइल मैनेजर या फाइल एक्सप्लोरर जो है आप ओपन करेंगे। फिर जो भी फाइल ट्रांसफ़र करना है उसको आप क्या करेंगे, स्थानांतरित करने के लिए चुनेंगे। फिर फाइल को पेन ड्राइव के फ़ोल्डर में जो है आप कॉपी करेंगे। फिर जो है पेन ड्राइव को इजेक्ट मोड से, इजेक्ट मतलब निकालने वाला जो मोड होता है, ठीक है? सुरक्षित रूप से आप जो है इजेक्ट कर देंगे। तो इस प्रकार से आप जो है क्या करेंगे, पेन ड्राइव में जो है अपने फाइल को ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ से इस प्रोसेस को पूछा गया था एग्ज़ाम में, ठीक है? याद रखिएगा, इस प्रकार के प्रोसेस भी पूछा जाता है, ठीक है? कि कैसे जो है आप पेन ड्राइव में डेटा कर दो, अगर इतना नॉलेज होना चाहिए आपको, ठीक है? अब इतना तो होता है आजकल के बच्चों को, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद है प्रिंटर, प्रिंटर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो प्रिंटर क्या होता है भाई? यह एक ऑनलाइन आउटपुट, याद रखिएगा, यह एक ऑनलाइन आउटपुट डिवाइस होता है, ऑफलाइन नहीं होता। प्रिंटर जो है हमेशा ऑनलाइन रहेगा, ठीक है? प्रिंटर हमेशा कैसा होता है? ऑनलाइन होता है, क्योंकि वो जो है जब तक उसको आप क केबल से कनेक्ट नहीं करेंगे, चालू नहीं करेंगे, तब तो कंप्यूटर में शो नहीं होता। कंप्यूटर में आप लगा के रखिए, लेकिन कब अगर प्रिंटर बंद है, तो वो शो नहीं करेगा। क्यों नहीं शो करेगा? क्योंकि वहाँ जो है क्या होता है, 1 मिनट रुकिएगा। तो वहाँ क्या होता है कि ये जो है अ, डेटा से कनेक्ट हो, देखो, उसमें ना आप जाएँगे सॉफ्टवेयर वाले पार्ट में वहाँ कंप्यूटर में, तो इसमें ना वो शो नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि वो ऑफ़लाइन है, ऑफ़लाइन ऑनलाइन लिखा रहता है। तो चालू करेंगे तभी वो ऑनलाइन होगा। तो इसीलिए बोला जाता है ये जो प्रिंटर है एक ऑनलाइन आउटपुट डिवाइस है, जो कंप्यूटर से प्राप्त जानकारी को कागज़ पर छापता है, ठीक है? मतलब सॉफ्ट कॉपी को ये हार्ड कॉपी में बदलने का, कन्वर्ट करने का काम करता है। फिर प्रिंट आउट लेके आप जो है पढ़ने का काम करते हैं, ठीक है? प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है? जो कागज़ पर ऐसे चोट लगाता है, ठीक है? हैमर से कागज़ पर जो है चोट लगाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इम्पैक्ट प्रिंटर, जिसमें खट, 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 खट की आवाज़ आती है, उसको बोला जाता है इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है? जिसमें कोई भी चोट नहीं लगता, ठीक है? स्प्रे के माध्यम से या टोनर के माध्यम से जो है इंक का छिड़काव होता है, इसको बोलते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है? मतलब इसमें कोई भी आवाज़ नहीं आता, स्मूथली ये चलता है। अब इम्पैक्ट प्रिंटर कई प्रकार के होते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेज़िबल प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, चेन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, ठीक है? उसी प्रकार नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है लेज़र प्रिंटर, फोटो प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, ठीक है? आपका पोर्टेबल प्रिंटर, ठीक है? मल्टीफंक्शनल प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर। इस प्रकार से जो है अन्य जो प्रकार है, याद रखिएगा, ठीक है? तो इतना कम से कम इसमें आपको लेज़र प्रिंटर को याद रखना है, इसमें आपको जो है फोटो प्रिंटर याद रखना है, ठीक है? एक इंकजेट प्रिंटर है, ठीक है? मल्टीफंक्शनल मतलब जिसमें फोटोकॉपी वगैरह सब होता है, ये आ जाता है। और एक है थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर में इंक यूज़ नहीं होता। थर्मल प्रिंटर में आपको बता रहा हूँ इंक यूज़ नहीं होता, ध्यान रखिएगा, ठीक है? क्यों इंक यूज़ नहीं होता? क्योंकि इसमें एक ऐसा कागज़ लगता है, जो जिसको क्या होता है, जिसमें गरम होके जो है, जो भी लिखा रहता है, ठीक है? जिसको भी प्रिंट करना है, तो वो कागज़ में ही इंक चिपका हुआ रहता है, वो दिखता नहीं है आपको। मतलब जो कागज़ होता है, वो इंक वाला होता है, ठीक है? और उसको गरम होकर वो जैसे आपको प्रिंट करना है, वैसे ही वहाँ पास वो जो है काला-काला अक्षर में जो है प्रिंट हो जाता है। ख़ासकर आप बिजली बिल को देखे होंगे, आपके घर में अभी आता है, ठीक है? नया बिजली बिल, या पेट्रोल पंप में आप देखे होंगे जो आपको रिसिप्ट मिलता है, तो वो जो होता है थर्मल प्रिंटर होता है, ठीक है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या होता है? यह एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, याद रखिए डॉट मैट्रिक्स। यह बहुत शोर करता है, बहुत शोर करने वाला प्रिंटर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। बहुत ज़्यादा शोर करने वाला प्रिंटर कौन-सा होता है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। क्लियर करता हूँ ताकि आपको जो है सब चीज़ क्लियर दिखाई दे, ठीक है? ठीक है? तो याद रखिए यह बहुत शोर करता है। प्रिंटर के प्रिंट हेड में अनेक पिनों का मैट्रिक्स होता है। इसमें क्या होता है? प्रिंट हेड होता है जिसमें क्या होता है? पिनों का मैट्रिक्स होता है। प्रत्येक पिन के रिबन, ठीक है? और कागज़ पर स्पर्श से एक डॉट छपता है, और जो है डॉट मिलकर जो है क्या बनाते हैं? कैरेक्टर बनाते हैं, ठीक है? प्रिंट हेड में 7, 9, 14, 18, 24 पिनों का समूह होता है, ठीक है? प्रिंटिंग स्पीड जो है 3 से 30 से लेकर 600 कैरेक्टर प्रति सेकंड होता है। मतलब इसका स्पीड स्लो होता है ना? कैरेक्टर पर सेकंड इसकी जो है प्रिंटिंग स्पीड होती है, याद रखिए कैरेक्टर पर सेकंड, ठीक है? याद पूछा जाता है कैरेक्टर पर सेकंड में किसकी प्रिंटिंग स्पीड होती है? तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की, ठीक है? उसके बाद यह प्रिंटर विभिन्न आकार, प्रकार, भाषा के कैरेक्टर, ग्राफिक्स छाप सकता है, ये इम्पोर्टेंट है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ग्राफिक्स छाप सकता है। याद रखेंगे, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है ग्राफिक्स छाप सकता है, इसको विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, क्योंकि आपको पता है सभी प्रिंटर तो जो है टेक्स्ट प्रिंट करता ही करता है, नो डाउट, उसमें कोई भी डाउट नहीं है, वहाँ से क्वेश्चन बनने की चांस भी नहीं है। क्वेश्चन कहाँ बनेगा? जो अलग है, क्या अलग है? तो ये जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ग्राफिक्स जो है छाप सकता है, पूछा गया है व्यापम का, ये प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, ठीक है? इसमें मेमोरी एवं प्रिंट हेड में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं, ठीक है? इसमें क्या होते हैं? मेमोरी एंड प्रिंट हेड में जो है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं। मेमोरी में जो है जो भी चीज़ को प्रिंट करना होता है वो जो है जाके
वहाँ छप जाता है, ठीक है? उसके बाद ही वो प्रिंट करता है। प्रिंट क्वालिटी अच्छी नहीं होती इसमें, ध्यान रखिए इसकी प्रिंट क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती या अच्छी ही नहीं होती, इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं डेज़ी व्हील प्रिंटर। डेज़ी व्हील प्रिंटर नाम से ही समझ आ रहा है, डेज़ी व्हील का मतलब होता है गुलबहार, ठीक है? क्या होता है? गुलबहार, ठीक है? तो एक फूल होता है गुलबहार का, उसी प्रकार डेज़ी व्हील एक गुच्छा टाइप का होता है गोलाकार में, ठीक है? ध्यान रखिएगा ऐसा गोलाकार का होता है। तो यह इम्पैक्ट प्रिंटर है। इसकी प्रिंटिंग स्पीड जो है 300 से लेके 3000 लाइन पर मिनट होता है, मतलब ये एलपीएम में काम करता है। इसकी स्पीड को कैसे मापा जाता है? एलपीएम, लाइन पर मिनट, ठीक है? टाइप क्या होता है इसमें? ड्रम प्रिंटर, चैन प्रिंटर और बैंड प्रिंटर, इसके 3 टाइप होते हैं डेज़ी व्हील प्रिंटर के। ड्रम प्रिंटर, चैन प्रिंटर और डेज़ी व्हील प्रिंटर ड्रम प्रिंटर, चैन प्रिंटर और बैंड प्रिंटर, ठीक है? ड्रम प्रिंटर क्या होता है? इसमें तेज़ी से घूमने वाला एक ड्रम होता है, ठीक है? इस प्रकार से जो है इस प्रकार से एक ड्रम बना रहता है, ठीक है? इस प्रकार से ड्रम बना रहेगा, इसी ड्रम पे जो है जो कैरेक्टर है वो जो है क्या रहता है अ, मुद्रित रहता है, ठीक है? प्रिंट रहता है समझिए, ठीक है? और उसी के सहारे में जो है प्रिंट होता है। तो इसमें तेज़ी से घूमने वाला ड्रम होता है, इसकी सतह पर अक्षरें जो है उभरे हुए होते हैं, एक बार में एक लाइन जो है ये छापता है, ठीक है? चैन प्रिंटर इसकी जगह में क्या रहेगा? इस प्रकार का ऐसे चैन पुल्ली रहता है, इस प्रकार से जो है चैन पल पुल्ली रहता है। इसी में ये जो पट्टा दिख रहा है ना, इस पट्टा में जो है अक्षर जो है उभरे हुए रहते हैं इसमें। तो इस प्रकार का ये होता है चैन प्रिंटर, ठीक है? ध्यान रखिएगा। तो ये होता है चैन प्रिंटर। अच्छा, ये वाला नहीं दिखा था क्या ड्रम प्रिंटर? तो ड्रम प्रिंटर को मैं एक बार यहाँ बना देता हूँ। इस प्रकार के ड्रम प्रिंटर में इस प्रकार का ड्रम लगा रहता है, ऐसे, ऐसे इस प्रकार से जो है ड्रम लगा रहता है एक ड्रम, ठीक है? इसी में अक्षर जो है उभरा हुआ रहता है, ठीक है? चैन प्रिंटर में इस प्रकार का एक चैन लगा रहता है बेल्ट से ऐसे, और इसमें जो है ये बेल्ट में जो है अक्षर उभरा हुआ रहता है, इसको बोलते हैं चैन प्रिंटर, ठीक है? याद रखिएगा। तो इसमें क्या होता है? तेज़ी से घूमने वाला चैन होता है, इसमें कैरेक्टर जो है छपे हुए होते हैं, ध्यान रखिएगा। एक बार में एक लाइन जो है छपता है। उसके बाद बैंड प्रिंटर की बात करें, तो यह चैन प्रिंटर के समान ही कार्य करता है। इसमें चैन के स्थान पर जो है प्रिंट बैंड होता है, एक बैंड होता है, यह भी एक बार में एक लाइन को छापता है। कहने का मतलब है डेज़ी व्हील प्रिंटर लाइन पर मिनट में काम करता है, मतलब उसकी स्पीड होती है लाइन पर मिनट, और जो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है, कैरेक्टर पर सेकंड होता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है याद रखिएगा, ये ग्राफिक्स छापने का भी काम कर सकता है। ठीक है, ये नहीं करता, डिजिबल प्रिंटर नहीं करता, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे इसमें प्रिंट हेड या कागज के मध्य संपर्क नहीं होता है, क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। इसमें है लेजर प्रिंटर, लेजर प्रिंटर जो सामान्यतः आप फोटोकॉपी कराते हैं, तो जो प्रिंट आउट मिलता है वो लेजर प्रिंटर का ही रहता है एक प्रकार से। सबसे पहले ये मेन फ्रेम कंप्यूटर में इसका प्रयोग किया गया था, ठीक है। सबसे पहले लेजर प्रिंटर कहाँ किया गया था, कौन से कंप्यूटर में? तो मेन फ्रेम कंप्यूटर में इसका प्रयोग हुआ था, ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना, ठीक है? अगर पूछा जा सकता है, ठीक? तो सबसे पहले मेनफ्रेम कंप्यूटर में उपयोग हुआ था, ग्राफ़िक्स छापने में ये सक्षम होता है, ग्राफ़िक्स छापता ही है। क्या तेज़ होता है, इसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी होती है। कार्ट्रिज का प्रयोग किया जाता है, इसके अंदर सूखी स्याही होती है, इसके अंदर जो है याद रखिएगा सूखी स्याही होती है। इसके अंदर जो सूखी स्याही होती है, इसकी गुणवत्ता 300 से लेके 600 डीपीआई होती है। इसकी गुणवत्ता कैसी होती है? 300 से लेके 600 डीपीआई तक होती है। मतलब जितना ज़्यादा डीपीआई बढ़ेगी उतनी क्वालिटी दिखेगा। रंगीन लेज़र प्रिंटर उच्च क्वालिटी का रंगीन आउटपुट देता है। जो रंगीन जो प्रिंटर होता है ना? रंगीन लेज़र प्रिंटर है, वो आपको पता है रंगीन में ही या कलरफुल जो है आपको प्रिंट आउट देगा। ठीक है? यह फोटो मशीन की तरह होता है। ठीक है? यह प्लास्टिक शीट या अन्य शीट पर भी प्रिंट कर सकता है। इसको ध्यान रखिएगा, यह प्लास्टिक शीट या अन्य शीट पर भी जो है प्रिंट करने का काम करता है। इसीलिए आप जानते हैं ना आईडी कार्ड वगैरह जो बनता है इसी प्रिंटर से बनता है। ठीक है? उसके बाद थर्मल ट्रांसफर प्रिंटर क्या होता है? ये कागज़ पर वैक्स आधारित रिबन से अक्षर प्रिंट किए जा सकते हैं, याद याद रखिए। इसमें क्या होता है? वैक्स आधारित रिबन, ठीक है? वैक्स आधारित रिबन से अक्षर प्रिंट किए जा सकते हैं। इस प्रिंटर से प्रिंट ज़्यादा समय के लिए स्थित नहीं होता है। आप जानते हैं, देखते होंगे पेट्रोल पंप वगैरह में जो भी आपको क्या मिलता है, जो रिसिप्ट वगैरह मिलता है, ठीक है? उसका प्रिंट क्वालिटी अच्छा नहीं हो, मतलब प्रिंट तो अच्छा होता है, उसके बाद थोड़ी देर बाद वो धीरे-धीरे पूरा मिट जाता है, ठीक है? इस प्रिंटर से प्रिंट ज़्यादा समय के लिए स्थित नहीं रहता। इन प्रिंटर का उपयोग जो है एटीएम मशीन में, पेट्रोल पंप में, बिजली बिल वगैरह में किया जाता है। फ़ोटोकॉपी प्रिंटर क्या होता है? इसमें प्रिंटर में मीडिया कार्ड होते हैं, ठीक है? फ़ोटो कॉपी प्रिंटर या फ़ोटो प्रिंटर कहने का मतलब क्या है? आप मेला-मड़ी अगर गए होंगे, तो वहाँ देखे होंगे कि कोई व्यक्ति जो है फ़ोटो खींचते रहता है वहाँ, है ना? और तुरंत प्रिंट आउट करके आपको दे देता है आपका फ़ोटो। तो ऐसे प्रिंटर क्या होते हैं? फ़ोटो प्रिंटर। फ़ोटो प्रिंटर कहने का मतलब जिसमें कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं होता। कैमरा से फ़ोटो खींचेगा, फिर मेमोरी कार्ड से उसको जो है सीधा प्रिंट में लगा देगा और वहीं से जो है उसका प्रिंट आउट वो निकाल देगा। उसको बोलते हैं फ़ोटो प्रिंटर। इसमें मतलब कंप्यूटर की आवश्यकता नहीं होती।
यह 4/6 के फ़ोटो सीधे डिजिटल कैमरा के मीडिया कार्ड से प्रिंट कर सकते हैं। इसका परिणाम साधारण इंकजेट तथा लेज़र प्रिंटर से बेहतर होता है। बहुत बेहतर प्रिंटर ये होता है फ़ोटोकॉपी, बहुत अच्छा फ़ोटो इसमें आता है। उसके बाद हम जब बात करें इंकजेट प्रिंटर, इस प्रिंटर से नोजल की सहायता से कागज़ पर स्याही की बूंदों की बौछार करके करैक्टर व ग्राफ़िक्स जो है प्रिंट कर सकते हैं। इंकजेट प्रिंटर में ही सामान्यतः जो है फ़ोटो प्रिंट किया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है? इसमें 4 कलर होता है, ठीक है? सियान कलर बोलते हैं जिसको, ठीक है? इसमें 4 कलर का उपयोग किया जाता है ना? सीएमवाई के कलर जिसको बोलते हैं, ठीक है? नीला, लाल, पीला, काला, ठीक है? सियान कलर या सीएमवाई कलर, ठीक है? याद रखिएगा, तो नीला, लाल, पीला, काला रंग का प्रयोग किया जाता है इसमें। सीएमवाई के प्रिंटर भी कहते हैं इसको, ठीक है? इस प्रिंटर की मुख्य समस्या प्रिंट हेड में इंक क्लगिंग की होती है। याद रखेंगे, इंक क्लॉगिंग क्या होता है? इंक क्लॉगिंग ये नया शब्द है। तो इंक क्लॉगिंग का मतलब होता है कि जो नोज़ल होते हैं ना, उस नोज़ल में इंक ना थोड़े समय के लिए जो है चिपक जाते हैं। कैसे चिपक जाते हैं? जैसे आप प्रिंटर में कोई भी चीज़ को प्रिंट किए, प्रिंट करने के बाद जो है आप 5-6 दिन या 1 सप्ताह, 2 सप्ताह तक अगर आप प्रिंटर को नहीं चलाएँ, तो क्या होगा, वहाँ इंक जम जाएगा, सूख जाएगा इंक। इंक सूख जाएगा मतलब वो नोज़ल जो है काम करना बंद कर देगा, ठीक है? ठीक से वहाँ से इंक नहीं निकलेगा, तो इसको बोलते हैं इंक क्लॉगिंग। इसीलिए याद रखिएगा, जो इंकजेट प्रिंटर होता है, जो इंकजेट प्रिंटर होता है ना, उसको रोज़ चलाना पड़ता है। आप जब भी मार्केट जाएँगे, ठीक है? तो उसको आपको पूछा जाएगा, जब प्रिंटर आप खरीदने जाएँगे कि आपका काम क्या है? ठीक है? बेसिक ये क्वेश्चन होता है, क्यों होता है? क्योंकि उनको मालूम है कि जो इंकजेट प्रिंटर है, ठीक है? आप खरीद के लिए आए मान लो इंकजेट प्रिंटर, और आपका काम ही नहीं है, 2-4 दिन में एक बार आप प्रिंट करते हैं, ठीक है? कभी-कभार आप प्रिंट करने वाले लोग हैं, तो उसमें क्या होता है, इंक क्लॉगिंग की समस्या बहुत होगा और सीधा कार्ट्रिज आपको बदलना पड़ सकता है। मतलब उसका जो इंक है, इंक का जो नोज़ल है उसको आपको डायरेक्ट बदलना पड़ेगा, ठीक है? जहाँ से स्प्रे होते हैं, है ना? ऐसे नोज़ल को बदलने की जो आवश्यकता हो जाती है। तो 3 से डीपीआई इसकी क्वालिटी होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है? उसके बाद टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना? इसको डिटेल में जानते हैं क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है? तो इसमें पहला है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको पहले भी इसको मैं पढ़ा चुका हूँ, लेकिन डिटेल में नहीं बताया था, उसमें नहीं लिखा था, है ना? केवल बता दिया था कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हुआ। यहाँ मैं डिटेल में इसलिए लिखा हूँ क्योंकि यहाँ से सही जोड़ी मिलाओ में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है? अब देख सकते हो सही जोड़ी मिलाओ में भी ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है? इतना लंबा-लंबा, ठीक है? तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? इसमें समान आवश्यकता वाले कार्यों को एक समूह या बैच में रखा जाता है और बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के साथ इसको जो है पूरा किया जाता है या संसाधित किया जाता है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इसका उपयोग महत्वपूर्ण कार्यों के लिए किया जाता है जहाँ समय की सटीकता बहुत ज़रूरी है। जैसे मिसाइल, मिसाइल जो अंतरिक्ष में छोड़ा जाता है तब, ठीक है? औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली में जो है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है। उसके बाद मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, यह एक ही समय में कई उपयोगकर्ताओं को एक ही सिस्टम एक्सेस करने, संसाधनों को उपयोग करने की अनुमति देते हैं। मल्टी यूज़र मतलब नाम से ही समझ आ रहा है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है एक साथ जो है काम कर सकते हैं एक ही सिस्टम में, ठीक है? उसके बाद अगर हम बात करें सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, तो जो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, तो जिस कंप्यूटर में मैं काम कर रहा हूँ, ये है सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। एक बार में केवल एक व्यक्ति इसमें काम कर सकता है। मैं हटूँगा तो कोई दूसरा व्यक्ति इसमें आके काम करेगा, ठीक है? लेकिन एक साथ 2 व्यक्ति इसमें हम काम नहीं कर सकते, ठीक है? ध्यान रखिएगा। तो ये होता है आपका सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक समय में केवल एक उपयोगकर्ता के लिए बनाया गया है और बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के कार्य को पूरा होने तक ये जो है निष्पादित करता है, ठीक है? उसके बाद एमएस एक्सेल, मैं बताया था एमएस एक्सेल से लगातार क्वेश्चन आया हुआ है और ये व्यापम का फ़ेवरेट है एक्सेल। तो एक्सेल को भाई बिल्कुल नहीं छोड़ना, 1 नंबर 2 नंबर पक्का करना है तो आपको, ठीक है? एमएस एक्सेल में कलर फ़िल्टर कैसे लागू किया जाता है उसका क्रम पूछा गया है। तो डेटा रेंज का मतलब डेटा रेंज का चयन करते हैं, मतलब कॉलम में जो सेल होता है ना? रो और कॉलम में जो सेल बनता है, ठीक है? ऐसे डिब्बा-डिब्बा, उसका पहले चयन करते हैं कि कहाँ से कहाँ तक का आपका जो है डेटा को वो जो है कॉलम फ़िल्टर करना है या डेटा को फ़िल्टर करना है। तो डेटा रेंज का चयन करते हैं, सबसे पहले उन सेलों का या उन डेटा रेंज का चयन करें जिसे आप फ़िल्टर करना चाहते हैं। फिर फ़िल्टर बटन सक्रिय करना पड़ेगा, तो फ़िल्टर बटन कैसे सक्रिय करेंगे? इसके बाद रिबन पर डेटा टैब पर जाएँ, रिबन के डेटा टैब पर जाएँ और सॉर्ट एंड फ़िल्टर समूह के भीतर फ़िल्टर बटन को क्लिक करें। इसके बाद डेटा के हेडर में ड्रॉप डाउन का तीर जो है आ जाएगा। जैसे मान लो ऐसे डेटा, इसमें से आपको कॉलम का डेटा जो है अब फ़िल्टर करना है, ठीक? ठीक है, इस कॉलम का आपको डेटा पूरा फ़िल्टर करना है, मतलब आप चाहते हैं किसी एक डेट वाले, एक जैसे इस मान लो इसमें डेट ऑफ बर्थ लिखा है किसी का, तो एक डेट ऑफ बर्थ वाले को आप एक साथ देखना चाहते हैं, ठीक है? किसका डेट ऑफ बर्थ है, कब का है। तो आप मान लो इसको पूरा ऐसे सेलेक्ट किए, है ना? सेलेक्ट कर दिए, सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर से ड्रॉप डाउन मेनू बनाना पड़ेगा, तभी तो आप वहाँ से अपडेट रहेंगे।
तो ड्रॉप डाउन मेनू या फ़िल्टर मेनू जिसको बोलते हैं आपको बनाना पड़ेगा, बटन लगाना पड़ेगा यहाँ। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो रिबन के डेटा में जाना पड़ेगा, डेटा टैब में, कि सॉर्ट एंड फ़िल्टर समूह के भीतर फ़िल्टर बटन जो होता है उसको क्लिक करना पड़ेगा। फिर हेडर में ड्रॉप डाउन का तीर जो है आपको यहाँ दिखाई पड़ेगा, वहाँ से आप जो है फिर क्या करेंगे, जो भी फ़िल्टर करना चाहते हैं उसको फ़िल्टर कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद कॉलम हेडर के ड्रॉप डाउन पर क्लिक करना। अब विशिष्ट कॉलम हेडर में दिखाई देने वाले ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करें जिसे आप फ़िल्टर करना चाहते हैं। मानों को चुनना और लागू करना। अंत में उन विशिष्ट मानों को चेक या अनचेक करें जिसे आप देखना या छुपाना चाहते हैं, फिर ओके बटन को दबा दें। तो इस प्रकार से भाई आप जो है कॉलम में डेटा फ़िल्टर कर सकते हैं, ये क्रम है, याद रखिएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन मैं बोल सकता हूँ, बहुत सारे बच्चों से नहीं बने, बहुत सारे बच्चों से नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि एक साल देखो, एक हम कंप्यूटर पढ़े हैं, अच्छी बात है आप भी पढ़े होंगे, उसी किताब से पढ़े होंगे जिससे मैं भी पढ़ा हूँ। ये सब उसी का किताब से पढ़ा, सामान्य सब कोई भी किताब उठा के ले लीजिए, वही दिया रहता है। एमएस एक्सेल वगैरह को डिटेल में नहीं दिया जाता है, ठीक है? नाम मात्र दिया गया है, और कुछ किताब में दिया भी गया है तो इतना डिटेल दिया गया है कि बच्चा उसका लैंग्वेज हिंदी लैंग्वेज समझ ही नहीं सकता। क्योंकि हिंदी ऐसा है कंप्यूटर में, हिंदी का आप एक-एक चीज़ को अगर हिंदी में कन्वर्ट करके पढ़ेंगे तो नहीं भी पढ़ सकते, ठीक है? इसीलिए आपको इंग्लिश हिंदी का मिक्सचर में पढ़ना होता है। हिंदी की किताबें इतना अच्छा हिंदी लिख देता है कि आपको समझ भी नहीं आता। इंग्लिश की किताब इतना अच्छा इंग्लिश लिखता है कि वो हिंदी में नहीं समझ आता, ठीक है? और मिक्स वाला कुछ किताब होता है जो बहुत रेयर है, ठीक है? कुछ शब्दों को भी वो अच्छे से नहीं लिखता जो इसका ज़रूरत आपको समझ नहीं आता। तो इस प्रकार से जो है समस्या है यहाँ, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा, एक्सेल बहुत इम्पोर्टेंट है। तो एक्सेल को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जितना आप इसके बारे में जानकारी यूट्यूब वगैरह से देख लीजिएगा, क्योंकि आप पढ़ तो नहीं सकते, मालूम है, ठीक है? पढ़ने से नहीं समझ आएगा खुद का, तो एक बार वीडियो जो एक्सेल अच्छे से यूट्यूब में कराया होगा तो देख लीजिएगा, ज़्यादा बेटर है, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे जो कंप्यूटर के एक्सपर्ट हैं वो एक्सेल वगैरह पढ़ाते हैं यूट्यूब में, वहाँ से एक बार एक्सेल को कम से कम देखिएगा किसी, ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, तो इसको बोलते हैं एबीडीएम, ठीक है? एबीडीएम के बारे में जानते हैं तो इसके मुख्य घटक का विवरण देखते हैं। जैसे इसमें एक याद रखेंगे, यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस यूएचआई, यह एक ओपन नेटवर्क के रूप में कार्य करता है जो यूपीआई की तरह ही मरीजों और अस्पतालों को आपस में जोड़ के रखता है। यह विभिन्न डिजिटल स्वास्थ्य प्रणालियों के बीच डेटा का साझा करता है, करने के लिए मानकों और प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। तो याद रखिएगा, यूएचआई क्या है, तो स्वास्थ्य से रिलेटेड है, ठीक है? मतलब ये मरीज़ और अस्पतालों को आपस में जोड़ने का काम करता है, ठीक है? स्वास्थ्य प्रणाली के बीच डेटा का साझा करता है और ये मानक और प्रोटोकॉल का उपयोग करता है, ठीक है? उसके बाद हेल्थ आईडी आभा, आभा भी बहुत चल रहा है, आप जानते हैं आभा अभी आपको छोटे-छोटे बच्चे हैं आपके घर में तो आभा आईडी उनको मिला होगा, ठीक है? गवर्नमेंट जो है उनको आभा आईडी भेज रही है, अगर वो किसी स्वास्थ्य केंद्र वगैरह में अगर कभी गए हैं, टीका वगैरह लगा है, तो आभा आईडी उनका बनता है, ठीक है? यह मरीजों के लिए एक विशिष्ट 14 अंक की पहचान संख्या है, जिसका उपयोग स्वास्थ्य रिकॉर्ड को खोजने और प्रतिबंध करने के लिए किया जाता है। डिजिलॉकर जिसका उपयोग आप सभी करते हैं अपना डॉक्यूमेंट को रखने के लिए, यह डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ कोई भी व्यक्ति अपना डॉक्यूमेंट डिजिटल रूप में सुरक्षित रिकॉर्ड के रूप में रख सकता है। उसी प्रकार जो है स्वास्थ्य से रिलेटेड जितना भी डॉक्यूमेंट है आभा में ऑटोमेटिक जो है अपलोड हो जाएगा। जितना भी आप चेकअप वगैरह कराएँगे गवर्नमेंट से, ठीक है? गवर्नमेंट के स्वास्थ्य केंद्र वगैरह से, या फिर अगर आप बात करें तो प्राइवेट हॉस्पिटल में कराएँगे और वहाँ आपका आभा भाई आईडी दिया हुआ है तो वो ऑटोमेटिक उसमें रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है? मतलब आपका जितना भी स्वास्थ्य समस्या था उसके जो भी रिपोर्ट बने हैं सब रिपोर्ट एक साथ आपको देखने को मिल जाएगा। कहीं से भी एक्सेस आप कर सकते हैं। उसके बाद आरोग्य सेतु ऐप, ठीक है? तो आप जानते हैं यह एक राष्ट्रीय सेवा ऐप बन चुका है जो एबीडीएम के साथ एकीकृत है, ठीक है? और मरीजों की अपनी आभा आईडी बनाने और डॉक्टरों से परामर्श करने की सुविधा ये देता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो इस प्रकार से जो है आज के कंप्यूटर में हमने बहुत सारी बातें जाना जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। इसका एक वीडियो और आएगा कंप्यूटर का जिसमें अंतिम जितना भी मेरे को लगता है कि बातें आपको बताना है, जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है, सबको मैं इंक्लूड करूँगा। हो सकता है वो वीडियो एक आध घंटा का हो जाए, बट लास्ट रहेगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि 5 जो क्लास है उसमें अपन जो है कंप्यूटर को समाप्त करें और इतना सफिशिएंट है। मैं लगभग-लगभग हर एक वीडियो मेरा 30 से 35 मिनट का बना है, तो आप 2 से ढाई घंटे का ये वीडियो हो जाएगा लगभग, ठीक है? तो 2 से ढाई घंटा अगर वाक़ई में आप समय दे देते हैं, आपका 60 से 70% क्वेश्चन जो है बनने की चांसेस है। मान के चलिए आप। अगर ऐसा क्वेश्चन जो रेयर है, जो पूछा नहीं गया है, वैसा आ गया तो बात अलग है, बट जनरली मैं देखता हूँ कि इसी सबसे क्वेश्चन बार-बार बना हुआ है। यही बार वही वर्ड एक्सेल आपको हर वीडियो में पढ़ाया हूँ, वही ऑपरेटिंग सिस्टम हर वीडियो में पढ़ाया हूँ, वही इनपुट-आउटपुट हर वीडियो में पढ़ाया हूँ, क्योंकि वहाँ से ही क्वेश्चन बना हुआ है। कुछ नया क्वेश्चन मिलता है उसको बता दीजिए। जैसे ये आभा, अब इसको कौन पढ़ के जाएगा कंप्यूटर में बताइए स्वास्थ्य को, ठीक है? बहुत कम बच्चे हैं जो ऐसे क्वेश्चन यहाँ तक पहुँच पाएँगे, ऐसे चीज़ों को सोच पाएँगे कि इसको भी पढ़ के जाना है। जो एनालिसिस करेगा वही समझ पाएगा।
यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है? तो आप यकीन मानिए, आप ऐसे प्रश्नों को भी देखिए, ऐसी चीज़ों को भी पढ़िए जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये सब चीज़। तो आप मेरे साथ जुड़े रहें, मेरा जितना भी वीडियो देखिए, अगर इसका पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ मेरे ऐप में मिलेगा, ठीक है? मैं एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, पीडीएफ भाई फ्री में नहीं दूँगा मैं, है ना? देखो, फ्री में देने से आपको टेलीग्राम में आप बोलेंगे सर बहुत बच्चे मैसेज करते हैं, सर टेलीग्राम डाल दीजिए। टेलीग्राम में बहुत सारे लोग ऐसे भी जुड़े हैं, मैं एकदम क्लियर बताता हूँ आपको, जो केवल यहाँ से वहाँ जो है डॉक्यूमेंट को जो है फॉरवर्ड करने का काम करता है। ये कोई मैं किसी बुक से छापने का काम नहीं किया हूँ, है ना? या किसी ने किया, इसको मैं लिखा हूँ। बहुत जगह इसको खोज के गूगल में सर्च करके, किताब में पढ़ करके इसको मैं बनाया हूँ, जो एनालिसिस वीडियो, क्योंकि अगर एक गलती मैं यहाँ लिखूँ, गलती करूँ लिखने में भी, तो आप गलत पढ़ेंगे, तो आपका पेपर में नंबर कट भी सकता है ना? आप उसकी वजह से 1 नंबर से एग्ज़ाम में चूक भी सकते हैं, ठीक है? मेरी गलती की वजह से। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इसको बुक से लिखूँ, गूगल करना पड़े तो गूगल से, फिर बुक में उसको सर्च करना पड़े तो दोनों से मैं मिला के लिखता हूँ। ताकि एक-एक नंबर का वैल्यू मुझे मालूम है, क्योंकि मैं भी एक पॉइंट 75 से चूका था एग्ज़ाम में, तो मुझे मालूम है ना? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एक-एक नंबर का वैल्यू है, इसलिए आप इस चीज़ को समझिए। तो इसके लिए कुछ चार्जेस रहेगा, आप ऐप से बिल्कुल आप डाउनलोड कर सकते हैं। वाक़ई में अगर आपको पढ़ना है, ठीक है, आपको ज़रूरत है, नीड है, तो आप बिल्कुल बिंदास हैं। इसको जो है ऐप से हाँ, परचेज़ कर सकते हैं, है ना? 20-30 रुपए का चार्जेस रहेगा, वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। नहीं तो आप परचेज़ नहीं करना चाहते, कोई दिक्कत नहीं है, मत करिए इसको परचेज़। मैं तो बोलता हूँ स्वयं से आप लिखिए। आप वीडियो देखिए, वीडियो को पॉज़ करिए और लिखिए, उतना समय आपके पास होना चाहिए, उतना तो लगन आपको होना चाहिए कि आप इसको लिखिए, स्वयं से लिखिए, ठीक है? स्वयं से लिखा हुआ चीज़ आपको भी याद हो जाएगा अपना, आपका राइटिंग आपको अच्छे से समझ आएगा, तो ज़्यादा बेटर है आप इसको स्वयं से लिखिए, है ना? एज़ कम्पेयर टू आप इसको डायरेक्ट कॉपी करके मतलब डाउनलोड करके प्रिंट करने के बजाय, तो इसको आप लिखिए, जैसा भी करना चाहें, आपकी मर्ज़ी है। अगर आपको चाहिए तो बिल्कुल ऐप में मिल सकता है, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से, सीजी व्यापम एस्पिरेंट। और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मंडी सब इंस्पेक्टर का बहुत सारा पेपर एनालिसिस, सब सब्जेक्ट पेपर एनालिसिस इसी में देखने को मिलेगा। अभी कंप्यूटर के बाद मैं जो है हिंदी वगैरह को पहले लाऊँगा, उसके बाद आखिरी में जीके जीएस को, ठीक है? और करंट अफेयर का भी मैं लेके आऊँगा कि क्या-क्या करंट अफेयर जो है पूछे जाने की संभावना है, जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है? ज़्यादा हम करंट अफेयर नहीं देखेंगे, ज़्यादा पढ़ने का भी मतलब नहीं है, क्योंकि करंट अफेयर में सिलेक्टेड चीज़ों को पढ़ के जाएँगे जो एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट आ गया तो अच्छी बात है ना? करंट अफेयर जनरली फँस ही जाता है कि बार-बार रिपिटेटिव चीज़ जो है उसमें पूछा जाता है, ठीक है? कुछ जो है योजना से रिलेटेड जो करंट अफेयर है उसको ज़्यादा पूछा जाता है, आप देख लीजिएगा, ठीक है? चलिए, तो आज की क्लास मैं यहीं समाप्त करता हूँ।